नमस्ते। मैं हूं फाल्गुनी और मेरे साथ हैं विद्या। तो आज हम राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय समझने वाले हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। हम मिलके ये जानेंगे कि कैसे पेड़ पौधों और नदियों की बातें दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक बहसों का हिस्सा बन गई। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये जो पर्यावरण है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का इतना बड़ा मुद्दा बना ही क्यों? इस सवाल का जवाब हम इस पूरी चर्चा में मिलकर ढूंढेंगे। सही बात है, और ये चिंता कोई एक दिन में नहीं आई। इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। सोचिए, दुनिया भर में जो हमारी खेती की जमीन है, वो कम उपजाऊ होने लगी। जंगल तो तेजी से कट ही रहे थे, साफ पानी की किल्लत होने लगी, और ऊपर से ओजोन लेयर में छेद और बढ़ते प्रदूषण जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियों ने सभी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल सही कहा विद्या, और ये जागृति रातों रात नहीं आई। तो चलिए जरा इतिहास में झांककर देखते हैं कि वो कौन सी कोशिशें थीं जिन्होंने पर्यावरण को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। इस टाइमलाइन को देखिए। कहानी शुरू होती है 1972 में क्लब ऑफ रोम की एक किताब लिमिट्स टू ग्रोथ से। इसने ना पहली बार दुनिया को चेताया कि भाई आबादी बढ़ रही है और संसाधन घट रहे हैं। और फिर आया 1992 में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर, रियो डी जनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन। सोचिए, 170 से ज्यादा देश एक साथ आए और यहीं से पर्यावरण पर ग्लोबल पॉलिटिक्स ने एक ऑर्गेनाइज्ड रूप लिया। और इसी रियो समिट से जो सबसे बड़ा आइडिया निकलकर आया, वो था सतत विकास का, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। ऐसा विकास करो कि हमारी आज की जरूरतें भी पूरी हो जाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। लेकिन यहाँ पर एक पेंच था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सब देश मान तो गए कि भाई पर्यावरण को बचाना है, पर इस बात पर एक बड़ी बहस छिड़ गई कि जिम्मेदारी कौन लेगा और कितनी लेगा। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की, यानी अमीर और विकासशील देशों के बीच टकराव की। बिल्कुल, ये दो अलग अलग सोच का टकराव था। ग्लोबल नॉर्थ मतलब अमेरिका, यूरोप जैसे विकसित देश, उनका फोकस था ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं पर, और उनका कहना था कि भाई जिम्मेदारी तो सबकी बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ थे ग्लोबल साउथ मतलब भारत और ब्राजील जैसे विकासशील देश। उनका तर्क बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, रुको, हमारा मेन फोकस तो अभी आर्थिक विकास और गरीबी मिटाना है। और हाँ, पर्यावरण को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो तो आप लोगों ने पहुंचाया है अपने औद्योगिकरण के टाइम पर, तो जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा बनती है। ग्लोबल साउथ के इसी तर्क को एक नाम दिया गया, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां या CBDR। इसको ना एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कमरे में दो लोग रहते हैं। एक ने ज्यादा कूड़ा फैलाया है तो साफ सफाई तो दोनों करेंगे, पर जिसने ज्यादा गंदा किया है उसे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बस यही लॉजिक देशों पर भी लागू होता है। चलिए अब बात करते हैं उन संसाधनों की जिन पर किसी एक देश का हक नहीं है। ये जो साझी संपदा है ना, ये सहयोग की वजह भी बनती है और संघर्ष की भी। इन संसाधनों को हम ग्लोबल कॉमन्स या विश्व की साझी विरासत कहते हैं। मतलब ये ऐसे इलाके हैं जिन पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का, पूरी मानवता का हक है। इसमें क्या क्या आता है? पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र की सतह और बाहरी अंतरिक्ष। और इन सबको सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी बनी हैं, जैसे 1959 की अंटार्कटिक संधि। अब आते हैं उन संसाधनों पर जिन पर कब्जे के लिए राजनीति होती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तेल। दुनिया का लगभग 64% तेल भंडार सिर्फ पश्चिम एशिया में है, तो जाहिर है इस पर कंट्रोल के लिए हमेशा से संघर्ष होता रहा है। और सिर्फ तेल ही क्यों, पानी को लेकर भी देशों में बहुत गंभीर विवाद हैं। सोचिए, एक नदी कई देशों से गुजर रही है। अब जो देश नदी के बहाव में ऊपर है, अगर वो पानी रोक ले तो नीचे वाले देश का क्या होगा? संकट आ जाएगा। जॉर्डन नदी को लेकर इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच का झगड़ा इसका एक सटीक उदाहरण है। अच्छा, पर्यावरण की इस पूरी चर्चा में मूलवासी लोगों की बात करना बहुत बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से ये वो लोग हैं जो किसी जगह पर बहुत पहले से रह रहे थे, लेकिन बाद में कोई और संस्कृति आकर उन पर हावी हो गई। ये लोग आज भी प्रकृति के सबसे करीब हैं, और दुख की बात यह है कि विकास परियोजनाओं की वजह से सबसे ज्यादा विस्थापन भी इन्हीं का होता है। तो अब सवाल आता है भारत का।
इन सारी वैश्विक बहसों के बीच भारत कहाँ खड़ा है? एक विकासशील देश होने के नाते भारत अपनी विकास की ज़रूरतों और पर्यावरण की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाता है? ये जो आंकड़े हैं ना, ये भारत के साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों वाले तर्क को बहुत मजबूत बनाते हैं। देखिए, साल 2000 में भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन सिर्फ 0.9 टन था, जबकि वैश्विक औसत 3.8 टन से भी ज्यादा था। और अंदाजा ये है कि 2030 तक भी हमारा उत्सर्जन वैश्विक औसत से काफी कम ही रहेगा। और भारत सिर्फ तर्क ही नहीं देता, बल्कि पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कदम भी उठा रहा है। 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल और 2016 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करना, ये सब उसी दिशा में बड़े कदम थे। इसके अलावा देश में नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कानून भी लागू किए गए हैं। सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन भारत में जमीनी स्तर पर भी पर्यावरण को बचाने के लिए कई बड़े आंदोलन हुए हैं। इनमें जंगलों को बचाने वाले आंदोलन हैं, खनन के खिलाफ आंदोलन हैं और बड़े बड़े बांधों के विरोध में हुए आंदोलन, जिनमें नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम एक प्रमुख उदाहरण है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, भारत में पर्यावरण संरक्षण की सोच कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। देश के कई हिस्सों में पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स की परंपरा रही है। ये ऐसे जंगल के टुकड़े हैं जहां पेड़ों और जानवरों को पवित्र मानकर उनकी रक्षा की जाती है। इन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे राजस्थान में ओरण और महाराष्ट्र में देवराहतिस। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे फटाफट कुछ सवालों के जरिए दोहरा लेते हैं। इससे सारे मुख्य बिंदु एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। तो पहला सवाल ये है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के पर्यावरणीय नजरिए में मुख्य अंतर क्या है? ये इस अध्याय का, कह सकते हैं, सबसे अहम बिंदु है। इसका जवाब बहुत सीधा है। ग्लोबल नॉर्थ यानी विकसित देश वैश्विक मुद्दों पर ध्यान देते हैं और चाहते हैं कि जिम्मेदारी सब पर बराबर हो। वहीं ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश आर्थिक विकास को प्राथमिकता देते हैं और साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत की वकालत करते हैं। बिल्कुल सही विद्या। तो इस पूरी बहस का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सतत विकास। मतलब हमें आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन बनाना ही होगा। बिल्कुल, सतत विकास का लक्ष्य ही यही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास। यही इस अध्याय का सार है और शायद पूरी दुनिया के लिए एकमात्र समाधान भी। तो आज की चर्चा हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। भविष्य के नागरिकों और नेताओं के तौर पर ये एक बड़ी चुनौती होगी, भारत के तेज विकास और हमारे इस साझा ग्रह की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। धन्यवाद।